Hello, good afternoon, everyone. So, today let's begin with the topic freedom struggles of नोटिस. ठीक है. सो नोटिस से रिलेटेड जितना भी स्ट्रगल्स है इतना डेप्थ में नहीं, लेकिन प्रीलिम्स लेवल तक जितना जो जरूरी हो सकता है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ नोटिस होता है, ये बेसिकली आपका आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांगदादू के बाद ही इसका एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होता है. सो आप लोग सबको पता है ट्रीटी ऑफ यांगदादू क्या है ना. ट्रीटी ऑफ यांगदादू एक ऐसा ट्रीटी है जहाँ पे बेसिकली इंडिया इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया है वो लोग यानी कि ब्रिटिशर्स वो लोग स्लोली असम में एंटर करता है. एंड उसके बाद असम में एंटर करने के बाद अपना जो कॉलोनियल फोर्सेस का जो एक्सपांशन होता है वो होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में वो लोग स्टार्ट करता है, स्पेशली असम के थ्रू अदर जितना भी हिल स्टेट है उसके अंदर में स्टार्ट करता है. सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी ऑफ यांगदादू जो है वो 1826 में साइन किया जाता है. अहोम उसके बाद अहोम का जो रूल होता है, पावर होता है, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है. ठीक है, तो दे एडॉप्टेड यानी कि ट्रीटी ऑफ यांगदादू के बाद वो लोग का जो पॉलिसीज बहुत ही पीस एंड कॉरपोरेशन के साथ स्टार्ट करता है. उसके अलावा जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे आर्म्स इंटरवेंशन एंड या तो कोरेसिव फोर्स वो लोग जब भी रिक्वायर्ड होता है वो लोग वो पुट करता है. ठीक है, फाइनली प्रॉपर रेगुलेशन से एंड एज वेल एज अपना रिसोर्सेस को गाइड करने के लिए वो लोग क्या करता है, असम एंड जितना भी प्लेन हिल्स होता है, सॉरी जितना भी हिली एरियाज होता है उसमें इनर लाइन ऑफ परमिट को वो इंट्रोड्यूस करता है. तो बेसिक कंसेप्ट वो लोग का ये होता है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन रिसोर्सेस. ठीक है, सो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांगदादू के बाद ब्रिटिश का हिल एक्सपेंशन ओवर द ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्टार्ट होता है और ये बेसिकली आपका 1828 से लेके 1854 में ये लोग का एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो रिमेम्बर ब्रिटिश नॉर्थ ईस्टर्न में कुछ डेवलप करना है ना, कुछ रिसोर्स मतलब कुछ मॉडर्नाइजेशन लाना, ये वो लोग का पर्सपेक्टिव नहीं होता है. देयर बेसिक पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो एक बफर जोन की तरह फ्रंट लाइन एरिया बनता है ब्रिटिश के लिए, क्योंकि उसके सामने में म्यांमार रहता है, म्यांमार यानी कि बर्मा. एंड बर्मा के थ्रू अदर एक्सपेंशन लोग जैसे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा है वो एक्सपेंशन लोग आता है. सो इसीलिए रास्ता बनाना, रिसोर्सेज को ले जाना एंड उसके बाद बाकी वो एक परमानेंट बफर जोन की तरह नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया में रहने के लिए, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को वो कवर करता है. एंड वेरियस एक्सपांशंस को वो अपना डिफरेंट एक्सपेडिशन के नाम पे सीरियल नंबर पे वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये एक्सपेंशन को करने को देखने को मिलता है. ठीक है, सो जैसे आपका सेंट्रल रीजन का अर्ली फेज में स्पेशली फेज फ्रॉम द 18 टू 19 सेंचुरी में आप लोग ज़्यादातर देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जैसे सोल सत्याग्रह हो गया, जालियन वाला बाग हो गया, या तो अर्लियर फेज जैसे आपका संतालीस का मूवमेंट हो गया, पाइट्स मूवमेंट हो गया. तो सिमिलरली उसी तरह डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अलग अलग फेज में ब्रिटिश का एनेक्सेशन हुआ है, उसका हिल एक्सपेंशन हुआ है. तो एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, सब मुश्किल हो जाएगा याद करने के लिए डिटेल में, तो वी विल ट्राई रिमेम्बरिंग द डेट्स एंड द मेन लीडर इन्वॉल्व इन दोज रेवोल्यूशंस. ठीक है, एंड पर्टिकुलरली ब्रिटिश कब इंटर मतलब आया है वो सब हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में. डन. रिमेम्बर अर्ली फेज ज़्यादातर हम लोग जो ट्राइबल सोसाइटी था इन द हिल एरिया, हम लोग के पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं था. मैक्सिमम ऑफ द रेवोल्यूशंस बहुत ही सिंपल बो एंड एरो या तो स्ट्रेटेजिक फॉरेस्ट को ही यूज करके डिफेंस फॉर्मेट बनाया है इंडिया में. ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले अर्ली रिवॉल्ट हम खुद असम से हम लोग स्टार्ट करेगा यानी कि अहोम से. ठीक है, क्योंकि अहोम हम लोग का मेन मतलब असम जो था वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का मदर स्टेट है, तो इसीलिए पहला ट्राइबल रेसिस्टेंट रिवॉल्ट हम उसी से स्टार्ट करेंगे. डन. तो अहोम का रिवॉल्ट ऐसा होता है कि ट्रीटी ऑफ यांगदादू के बाद जब ब्रिटिश आ जाता है एंड अहोम का जो रूल होता है वो कम्प्लीटली एबोलिश किया जाता है, तब वहाँ पे जो पूरा एरिया होता है अहोम का, ब्रिटिश उसको दो भाग करता है. एक को वो ओके कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है. ओके, आज हम डेफिनेटली सर से एक बार बात कर लेगा इसका पीडीएफ आप लोग तक पहुंचा देने के लिए. ठीक है, सोंगजू. ठीक है.
डन। आई बात करके देखते हैं सर किस तरह से आप लोग तक पहुँचाए, मतलब ये मिल जाना चाहिए बोल के। सो ऐसे देखो, पूरा होल ऑफ द असम जो होता है, जितना भी असम का एरिया है, ब्रिटिश उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। ये साइड में अपर असम हो जाता है और ये साइड में लोअर असम। नाउ ब्रिटिश का इंटेंशन क्या होता है, लोअर असम में चाय, रिसोर्सेस एंड ये क्या होता है, बंगाल से बहुत नज़दीक भी होता है, बंगाल साइड से, है ना? तो इसलिए वो लोअर असम साइड में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को वो लेके आता है, लेकिन अपर असम को ट्राइबल्स के साथ ही रख देता है। तो इसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और वहाँ का पीपल में रिसोर्सेस और रेवेन्यू जो वो एक्सपेक्ट करता है कि ब्रिटिश के समय में आएगा, वो नहीं होता है। ठीक है। सो एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक ट्राइबल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है अहोम में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांगदादू। एंड वो एग्जैक्टली आपका 1828 से लेके 1830 तक स्टार्ट होता है, 3 साल। और उसको स्टार्ट करने वाला है गोमदर कॉन्वर। ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट अर्ली ट्राइबल प्रिंसेस, है ना, अर्ली ट्राइबल फ्रीडम फाइटर प्रिंसेस ऑफ अहोम डायनेस्टी ऑल्सो। ठीक है। सो गोमदार कॉन्वर जो है वो सबसे पहला रिवोल्यूशन करता है ट्राइबल हिल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंस आवर मेथड्स वेर वेरी मच प्रिमिटिव, तो वो लोग को इजीली एंड क्विकली सप्रेस कर देता है ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है ना? तो इसलिए अहोम अर्ली अहोम रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने वाला उसका नाम कॉन्वर कॉन्वर है। ठीक है। उसके बाद खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग से लास्ट टाइम आप लोग ने भी कहा है, प्रीलिम्स में इसका एक क्वेश्चन था, है ना? आई होप आप लोग याद होता होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि कासी रिवॉल्ट को कौन लीड किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये याद रखो, कासी रिवॉल्ट को करने वाला लास्ट जो फ्रीडम फाइटर्स लोग था, उसमें हम लोग देखा है उई टेरोत सिंह। ठीक है, यहाँ पे उई डलेगा, उई टेरोत सिंह, खासी चिप्स। ठीक है। ये भी आपको हम पहले वाला क्लास में बताया है। बेसिकली आपका सिलियट का जो रास्ता है, इसका मैक्सिमम रास्ता का ये पार्ट आज ऑफ नाउ बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है। तो ये रास्ता को फॉर्मेशन में ये वार होता है एंड उसके बाद ये वार 4 साल लगता है। 4 साल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस देता है कासी लोग। अनफॉर्चुनेटली तेरह सिंह को पकड़ा जाता है, इम्प्रिजमेंट हो जाता है और वो उसी में गुजर जाता है। तो ये हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल्स में फ्रीडम फाइटर्स में हम लोग पढ़ चुका है। तो रिमेंबर, अगर खासी बोलने से वही तेरह सिंह, सिमिलरली जैंतिया एंड गारो, है ना, ये लोग का भी अलग अलग लीडर है। सब लीडर को आपको याद करना है, जस्ट बहुत ईजी वे में याद करना है, जस्ट कौन है, कौन सा ईयर है, उतना सिर्फ। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के लिए। उसके बाद सांगपो रेवलेशंस। सांगपो रेवलेशंस को भी पूछा जाता है, ओके। अगर क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश का सिलेबस में प्रीलिम्स लेवल में नया आया है, तो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये नया पार्ट है। तो बहुत सा जगह है जहाँ से कोई भी टाइप ऑफ सिंपल फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद लेट्स सी अबाउट सांगपो रिवेलियंस। सांगपो रिवेलियन उस समय में सांगपो का जो एरिया है, ये पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया ऑफ द असम एंड नॉर्थन असम। नॉर्थन असम बोलने से अभी एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश होता है। तो ये जो बॉर्डर एरिया में जो रेवोल्यूशन है, उसको स्टार्ट करने वाला और उसको लीड करने वाला इन द ईयर 1830 ही वाज चीफ निरांग पिदू। ठीक है। निरांग पिदू, अगर सांगपो बोलने से ब्रिटिश का इंटरफेरेंस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन करने वाला आपका चीफ निरांग पिदू है। तो सांगपो, निरांग पिदू, खासी उइतारत सिंह, अहोम रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, गोमदार कॉन्वर। दीज आर द नेम्स, आपको इस तरह से सीक्वेंस में याद करना होगा। ठीक है। सो ब्रिटिश इसको भी बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है और रिवॉल्ट कर मतलब रिड्यूस कर देता है। देन कम्स योर जैंतिया एंड गारो हिल्स रेवोल्यूशंस। नाउ जो प्रीवियस क्लासेस लोग है, आई होप आप लोग उसको देखा होगा। जैंतिया और गारो हिल्स का रेजिस्टेंस, ब्रिटिश उसको सेपरेट बेसिकली रास्ता बनाने के लिए, बेसिक वो हिल एक्सपेंशन के लिए उसका मेन टारगेट होता है कि रोड होना है, ऐसा रोड जो पूरा असम को एंड जितना भी हिल है उसको कनेक्ट कर सकता है विद बंगाल के साथ। ठीक है। एंड उसके अलावा जैंतिया और गारो का ना जो बिजनेस होता है बंगाल राजा के साथ, वो ब्रिटिश का इंटरवेंशन से बहुत पहले होता है। स्पेशली वहाँ में जो सूरमा रिवर है, ठीक है, सूरमा रिवर में बहुत समय से जैंतियास और गारोस लोग का अपना रिसोर्सेस जाता है और ब्रिटिश जब वो सूरमा रिवर का जो एरिया होता है उसको बंगाल चीफ से वो खरीद लेता है, तब वो जैंतियास लोग का इंटरवेंशन को वो पसंद नहीं करता है। ठीक है। सो इसीलिए ये हिल एक्सपेंशन का स्टडी जो स्टार्ट होता है, इस हिल एक्सपेंशन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये सब का कहानी आई थिंक हम लोग प्रीवियस जो क्लासेस बेता है उसमें हम डिस्कस कर चुका है। आप लोग अगर वीडियो मिलता है तो गो थ्रू करिएगा।
नहीं मिलता है तो मे बी रिवीजन का तौर पे हम लोग फिर दोबारा उसको रिवाइज करेगा, ठीक है। तो सो तो ये जो जेंटिया एंड गारो हिल्स रिवॉल्यूशन है, इसको लीड करने वाला का नाम हम लोग कल फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा है। ही इज नोन एज उई। उई मीन्स बिग ब्रदर को हम बोलता है, उई क्यांग नांगबाई, ठीक है। ये नाम को याद रखो, दो यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये नाम को हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल्स में और फ्रीडम फाइटर्स लोग में देख चुका है, ठीक है। सो उसके अलावा ब्रिटिश का बेसिक टारगेट मतलब जेंटिया और गारो हिल्स को पकड़ने का टारगेट क्या होता है, क्योंकि वहां पे बेस्ड ऑन द दे से फॉल्स रूमर्स है ना, लेकिन ऐसा रूमर्स फैलाया जाता था कि वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करता है। एंड टिल टुडे वो जो मंदिर है काली माँ का मंदिर, वो अभी भी जेंटिया हिल्स में है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू का पिलग्रिमेज साइट माना जाता है काली माँ का मंदिर, ठीक है। तो वो सब भी आप लोग लॉग इन करके चेक कर सकता है, ठीक है ना। सो आप जेंटिया और गारो हिल रेजिस्टेंट बोलने से उई कियांग नांगबाई को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पिक्चर ये है, ये इसका पोस्ट ऑफिस का पिक्चर जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा है। डन, ओके। उसके बाद देन कम्स एंग्लो लूसाई, यानी कि लूसाई हिल एक्सपांशंस का, ठीक है। एंग्लो लूसाई एंड एंग्लो मणिपुर का कन्फ्लिक्ट, ये दोनों को हम साथ साथ में देखेंगे, लेकिन पहले हम लूसाई हिल अपराइजिंग यानी कि मीजो हिल का एक्सपांशन उसको हम देखेंगे। सो रिमेंबर, मीजो हिल्स का एक्सपांशन में बेसिकली कोई पर्टिकुलर लीडर बोल के नहीं, क्योंकि वहाँ का जितना भी चीफ्स होता है ना मिजो में, उसको वो लोग लाल बोलता है, ये वर्ड यूज करता है लाल, ठीक है। तो ये लाल वर्ड्स लोग ज्यादातर मिजोस में होता है। एंड मिजोस लोग का हिल एक्सपांशन आप देखा होगा, आपका जो मेरी बोल के एक स्टोरी है, ये भी आप लोग का क्लासेस में बताया गया है, किस तरह से मिजो चीफ्स लोग वो वहाँ का जो टी का जो ऑनर होता है, ब्रिटिश बिजनेसमैन, उसका डॉटर को वो लोग किडनैप करके लेके जाता है, तब जाके मिलिट्री का एक्सपेंशन होता है 1890s में, ठीक है। सो मिजो हिल का एक्सपेंशन भी ब्रिटिश बेसिकली रोड के लिए करता है। एंड दूसरा इंसिडेंट होता है वो किडनैपिंग ऑफ द ब्रिटिश जो बिजनेसमैन होता है, उसका डॉटर को किडनैप करता है, इसीलिए किया जाता है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1895 में मिजो हिल का भी एक्सपेंशन हो, मतलब एनेक्सेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का, मणिपुर का जो वार होता है वो 1891 में, बेसिकली आपका वीर ट्रिकेंद्र जीत के बारे में फ्रीडम फाइटर्स के अंदर में हम लोग पढ़ चुका है। सो मणिपुर जो है वो बेसिकली एक प्रिंसली स्टेट होता है, नॉर्थ ईस्ट का प्रिंसली स्टेट, मणिपुर एंड त्रिपुरा दे आर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और मणिपुर का जो किंगडम होता है उसको हम निंग थोजाओ होगा, इसको हम लोग निंग थोजाओ डायनेस्टी का किंग थोजाओ किंगडम माना जाता है, मतलब किंग का रूल, ओके। सो निंग तोजाओ किंगडम यानी कि निंग तोजाओ डायनेस्टी, भी ये वर्ड भी हम लोग यूज करता है। तो ये डायनेस्टी आपका मणिपुर का होता है। तो इसमें त्रिकेंद्रजीत ये सिंस ब्रिटिश समय में ब्रिटिश का तहसीलदार के अंदर में ये काम करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश का एक्सेसिव इंटरवेंशन स्पेशली उसको पसंद नहीं होता है, तब जाके वो ब्रिटिश का रॉयल सक्सेशन में इंटरफेरेंस की वजह से वीर त्रिकेंद्र जी एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891 को स्टार्ट करता है, ठीक है। नाउ इसमें वीर त्रिकेंद्र जीत को जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो है थंगाल जनरल, ओके। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों को एक्सिक्यूट किया जाता है, एंड उसके बाद होल ऑफ द मणिपुर को आपका जो इंडिया है अपने अंदर में एनेक्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है पीजो एंड अर्ली नागा रेजिस्टेंस। नाउ पीजो एंड अर्ली नागा रेजिस्टेंस के बारे में ये जो ब्लैंक पेज आपके सामने में है, हम यहाँ लिखने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। नाउ नागा का जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम दो फेज में डिवाइड करता है। एक को हम अर्ली फेज बोलता है, अर्ली फेज यहाँ पे हम लिख रहा है, और दूसरा जो है लेटर फेज, ओके। रिमेंबर, अर्ली फेज जो है वो 1832 से लेके 1947 में होता है, ठीक है ना। एंड लेटर फेज जिसमें आपका पीजो का बहुत एजेड पीजो का बहुत एक्टिव रोल होता है, वो शुरू होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से लेके जब तक नागालैंड का फॉर्मेशन होता है 1967 तक। इसका बहुत हाथ होता है डेमोक्रेटिक नागा एंड एक्सटेंशन ऑफ नागा आर्टिकल 371 ए के अंदर में फॉर्म होना, ओके। सो अर्ली फेज में लेट्स सी कि नागा किस तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ब्रिटिश के लिए। यू हैव टू रिमेम्बर, नागा का रेजिस्टेंस बाकी रेजिस्टेंस से बहुत अलग है। क्यों बोलने से, नागा में ना सिर्फ एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देखने को मिला है, बल्कि नागालैंड में आपको सोशियो एंड रिलीजियस,
ठीक है। सोशियो एंड रिलीजियस का फ्रीडम मूवमेंट भी देखने को मिला है, जैसे कि आपका हरक्का मूवमेंट वो लेटर फेज में निकलता है। तो अर्ली फेज में हम बिगिन करेगा फ्रॉम द ईयर 1832 से। 1832 में आपका दो कैप्टन, एक कैप्टन का नाम है जैंकिन, ठीक है, एक कैप्टन जैंकिन है और दूसरा जो कैप्टन पैम बर्टन, BERTON, ठीक है। तो 1832 में कैप्टन जेंकिंस एंड पेम्बरटन वो दोनों अपना अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द नागा हिल्स को 1832 में स्टार्ट करता है। इसको हम फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेडिशन बोलता है, फर्स्ट ब्रिटिश एक्सपेडिशन। ओके, सो इसमें नागा का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिलियंट देखने को मिलता है। नागा लोग कंप्लीटली रेजिस्ट करता है ये फोर्स को। एंड उसके बाद वो लोग क्या करता है, जितना भी उसका टी होता है ब्रिटिश लोग का प्लांटेशन उसको रेड करता है, ठीक है। एंड दूसरा एक चीज आपको देखने को मिलेगा, नागालैंड का जो पीपल होता है नागास, वो लोग एक पॉलिसी करता है, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। ओके, ये भी याद रखो। स्कॉच अर्थ पॉलिसी का मतलब जब ब्रिटिश लोग नागालैंड में एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है फ्रॉम द ईयर 1832 से लेके अराउंड 1851 तक, तो उसमें एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी देखने को मिलता है। मतलब नागा का जो पीपल होता है वो लोग अपना ही खेती, अपना ही घर, ठीक है, अपना ही जो बगान होता है सब कुछ को जला देता है। क्यों बोलने से, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग आता है तो जब कुछ भी नहीं बचेगा, बैरन रहेगा, तो ब्रिटिशर्स लोग के लिए भी इवन फूड, वाटर, रिसोर्सेज कुछ नहीं होगा। और उसकी वजह से वो नागालैंड का जो हिल है उसको वो लोग एक्सपांड नहीं कर सकेगा, ठीक है, पटकाई रेंजर्स लोग पे नहीं घुस सकेगा। सो ये वो लोग का नागा का जो पीपल है, नागा पीपल लोग का टैक्टिस था, जिसको हम स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि खुद से खुद का जमीन को जला देना, ताकि ब्रिटिशर्स आके वो लोग के लिए भी तकलीफ हो एंड वो लोग बैकआउट कर सके। समझ गया। फिर भी अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1851 में पहला मिलिट्री पोस्ट, ठीक है, पहला मिलिट्री पोस्ट ब्रिटिश स्टैब्लिश कर सकता है, होगा, स्टैब्लिश करता है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश एक पॉलिसी स्टार्ट करता है, द पॉलिसी नोन एज नॉन इंटरफेरेंस। ओके, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को वो स्टार्ट करता है। ब्रिटिश कंप्लीटली वो लोग को तकलीफ नहीं देता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। समझ में आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिल एक्सपांशन में जब वो नॉर्थर्न असम यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो तिराप चंगलांग का एरियाज होता है, जहाँ में रॉक सॉल्ट के लिए बहुत फेमस होता है ना, जो वांगचोस का एरिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो नागा का एक्सपेंशन को और बढ़ाता है, क्योंकि नागालैंड वहां से कनेक्ट होता है हम लोग को, ठीक है। तब जाके 1878 में वो एक पोस्ट एस्टाब्लिश करता है, ठीक है, कोहिमा में एक पोस्ट स्टैब्लिश करता है, कोहिमा में एक पोस्ट स्टैब्लिश करता है। एंड दिस लीड्स टू द एंग्लो नागा वार। सो ये एंग्लो नागा वार यानी कि इसको हम लोग ज्यादातर बैटल ऑफ कोनोमा भी बोलता है। बैटल ऑफ कोनोमा मीन्स कोनोमा वो बस्ती है जहाँ पे ये वार लड़ा गया था। एंड ये वार आपका 1879 से लेके 1881 तक होता है। तो आफ्टर 1881 ब्रिटिश जो नागालैंड, होल ऑफ द नागालैंड को अपने अंदर में एनेक्स कर देता है। तो कभी कभी आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको ये एनेक्स डेट को पूछा जा सकता है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एनेक्सेशन का जो डेट है 1881 में, और एनेक्सेशन करने के लिए ये 3 साल जो बैटल लड़ा है वो बैटल को हम एंग्लो नागा वार बोल सकता है, या तो बैटल ऑफ खोनोमा भी बोलता है, क्योंकि वहां पे बेसिकली ये बैटल लड़ा गया था, ठीक है। डन। उसके बाद यहाँ पे लेटर फेस को देखो। लेटर फेस में हम लोग इसको फ्रीडम फाइटर्स के अंदर में देखा है, स्पेशली आपका रानी गाइटुंगलू के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे बहुत रैपिड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था, यानी कि वहाँ का नागा फेथ से क्रिश्चियनिटी में। इसकी वजह से जादोनंग वो हराका मूवमेंट को स्टार्ट करता है, जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस कन्वर्सेशन को स्टॉप करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जादोनंग को हैंग किया जाता है। उसके बाद तब जाके रानी गाइटुंगलू आता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस एपी पिज़ो जो है उसका बहुत एक्टिव रोल होता है, वो नागालैंड को प्रिजर्व करने के लिए, उसका जो नागालैंड राइट्स होता है, रिफॉर्मेशंस होता है, उसको स्टैब्लिश करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए नागालैंड आगे जाके 1967 में जब वो प्री इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 371A इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, हो जाएगा।
उसके बाद then comes Thai Kamti resistance. ओके, सो ताई कामटी रेजिस्टेंस नॉर्थन असम का एरिया में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग कि इसको एक मिलिटेंट के फॉर्मेट में ब्रिटिश पहली बार देखता है। एंड एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, ताई कामती लोग का जो पॉपुलेशन है उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? तो ताई कामती रेवोल्यूशन से हम क्या 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 याद करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सबसे पहले 1839 में स्टार्ट होता है। पॉपुलरली ब्रिटिश का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसको खमटी रेविलियन रेविलेशन बोल के मेंशन किया जाता है। एंड इसे एक सिपोई मिलिटेंट की तरह फर्स्ट ऑफ वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन रेविलियन माना जाता है। तो इसमें ये जो वार था इसमें बहुत सा चीफ लोग इन्वॉल्व होता है। उसमें से हम लोग छोपाई प्लांगलू जिसको रोनो गोएन बोलता है, जो वॉरियर है वो चीफ का नाम को ज्यादातर हम लोग पढ़ता है। ठीक है, और ये नाम को हम लोग शायद आपके साथ नॉट शायद हम लोग इसको लास्ट क्लासेस में फ्रीडम फाइटर्स के अंदर में भी हम लोग इसको पढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी इफ वी लुक एट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ताई कामती का जो पीपल है वो लोग अहोम का जो किंग था यानी कि सदिया रीजन में जो कोआ गोहेन के समय में, तब से वो लोग ट्रेड एंड वेलफेयर का रिलेशनशिप को मेंटेन करता है फ्रॉम द ईयर 1794 से। ठीक है, लेकिन आफ्टरवर्ड आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेंशन जितना भी वो लोग का ट्रेड एंड वॉरफेयर होता है, जितना भी वो लोग का अपना पॉलिसीज होता है, दैट वाज इंटरवेंटेड बाय ब्रिटिश। सो एज ए रिजल्ट वो लोग को ये इंटरवेंशन पसंद नहीं होता है एंड देयरफॉर इन द ईयर 1835 से वो लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ब्रिटिश को। एंड यू हैव टू एग्री, छापोई प्लंगलू एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीफ माना जाता है। एंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स वो क्या करता है, कॉलोनल एडम वाइट को इनवाइट करता है, वो लोग का जो दरबार पार्टी में इनवाइट करता है एंड वहां में उसको अटैक करके मरा देता है। ठीक है, सो इसीलिए 1839 में अराउंड 600 वॉरियर्स जितना भी आपका जो सोल्जर्स होता है, कॉलोनल एडम वाइट को मराने के वजह से यहाँ पे मेजर एक्सपेडिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेडिशन में ब्रिटिश लोग सक्सेसफुली बाय द ईयर 1847 में वो लोग को मतलब अपना अंदर में सब्जुगेट कर देता है। एंड उसके बाद दोबारा ऐसे टफ रेसिस्टेंस ना हो, ब्रिटिश क्या करता है, वो लोग का पॉपुलेशन को कम्प्लीटली रीलोकेट करता है। वो लोग को अलग अलग जगह जैसे कि नारायणपुर में आधा, धेमाजुई, लखीमपुर, सोनपुरा, तेंगापानी, डिब्रूगढ़, ये सब अलग अलग जगह में इसको डिस्प्लेस कर देता है। सो रिमेंबर ताई कमती जो रेजिलेंस है, जो रेविलियन है, उसको ऑफन ब्रिटिश का रिकॉर्ड में फर्स्ट ऑफ द ट्राइबल म्यूटिनी रिवॉल्ट के तौर पे देखा जाता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ द नॉर्थन असम यानी कि अरुणाचल प्रदेश। डन। नेक्स्ट, अगर हम लोग वार पढ़ता है तो बिना एंग्लो अबोर वार के कभी भी हमारा हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, है ना। एंग्लो अबोर वार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड प्रीलिम्स में भी इसका क्रोनोलॉजिकल, इसका ईयर का डेट पूछने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एंग्लो अबोर वार को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे और हम लोग समझने के लिए कोशिश करेगा कि क्यों इसको एंग्लो मतलब पर्टिकुलर वार का नाम क्यों देता है, ये वार में कौन लीड किया था, कौन सा जगह में वार को अटैक किया, जस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एंग्लो आवर वार। नाउ आवर का जो पीपल है ऑलरेडी वो लोग का ट्रेड एंड वेलफेयर अहोम के साथ बहुत वेल स्टैब्लिश था। दे वेर मच एडवांस ट्राइबल ग्रुप्स इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द नॉर्थन असम पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट ऐसा होता है कि ब्रिटिश अपना जो एक्सपेडिशन को स्टार्ट करता है और इसमें सबसे पहले कैप्टन लोटर वो सबसे पहले कवांग विलेज में मार्च करता है ना। उसका टारगेट होता है कि वो जो बिहियास जो आपका सांगाजन विलेज में सेटल है उसको पीछे करते हुए वो लोग आदि के साथ फर्स्ट अल्टरकेशन किया जाता है। नाउ देयर ब्रिटिश का बेसिक टारगेट होता है वो बिहियास को पकड़ना। अभी ये बिहियास कौन है ना। बिहियास लोग एक बहुत ही रॉयल क्रोनोलॉजी में रॉयल फैमिली के अंदर में ही आता है, लेकिन दो दोस पीपल वेर दे वर कंसिडर्ड एज गोल्ड वॉशर्स। ठीक है, गोल्ड वॉशर्स या हम उसको बिहास सोनोवाल्स भी बोलता है। सोनोवाल्स लोग अभी भी है, देवर उस समय का वो लोग अपर क्लास है जो गोल्ड से रिलेटेड गोल्ड वॉशर्स वो सबको रिलेट करता है। ठीक है, तो ब्रिटिश बेसिकली वो लोग को पीछा करते हुए कवांग विलेज में के अंदर में घुसता है and तब पहली बार अबोर के साथ वो लोग का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जो कवांग वॉरियर में जो लीड करता है फर्स्ट वार को उसका नाम है लोमकोम दारांग।
ठीक है। लोंगकोंग दारांग ब्रिटिश को बहुत फोर्सफुली वो लोग रिटेलिएट करता है, जिसके वजह से पहला वार में ब्रिटिशर्स लोग को रिट्रीट करना होता है। ठीक है। सो दैट वार इज नोन एज बिटबोर मुमुक इन द ईयर 1858। नाउ रिमेंबर, ये जो बिटबोर मिमिक का मतलब होता है वार। वार को हम लोग ज्यादातर मिमिक बोलता है। ओके, आई एम गोइंग टू यूज अनदर अनदर कलर, है ना? येलो कैसे रहेगा? येलो दिखाई देता है? ओके, येलो दिखाई नहीं देता है तो मैं रेड ही यूज करता हूँ। ओके, मिमिक मतलब वार को बोलता है। और यहाँ पे बिट वॉर ये वर्ड है, तो उस समय में देयर वाज अलोंग विद कैप्टन लोवर और एक कैप्टन आता है, उसको उसका नाम है बीवार। ठीक है। तो बीवार बीवार बोलता है, तो बीवार को वो लोग बिबोर बिबोर बोल के बिदबोर बोल के ऐसे करके ये नाम को डिराइव किया है। दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी। ठीक है। सो बिग मिमिक, ये आपका बीवार वार, उसको जनरली वो लोग बिग मिमिक बोल के, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस की वजह से स्टार्ट होता है। तो आप क्या याद करेगा एग्जाम के लिए? ये वार कौन सा समय में हुआ है, कौन लीड किया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम्स योर बोंगल मोमुक। ठीक है। बोंगल, ये जो ट्राइबल लैंग्वेज में बोंगल का मतलब समथिंग दैट इज आउटसाइडर, फॉरेनर। जो फॉरेनर होता है, फॉरेनर मीन्स क्या होता है? जो बाहर होता है, जो आउटसाइडर होता है। ठीक है, आउटसाइडर होगा। सो आउटसाइडर से वार, मुमुक मुमुक मीन्स वार को बोलता है। तो ये वार आपका 1859 में होता है, इसको हम सेकेंड एंग्लो आवर वार बोलता है। तो इसमें ब्रिटिश फोर्सेस लोग आपका मोंकू, रोंगकम, दिस आर द टू आदि विलेज, यहाँ पे वो लोग ब्रिटिश लोग का इंटरवेंशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोंकू, रोमकंग, केबांग एंड रोतुंग, वहाँ का जो वहाँ का जो चीफ्स होता है, वो लोग बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करता है। वो लोग ब्रिटिश का इंटरवेंशन पसंद नहीं करता है ना? एज ए रिजल्ट ब्रिटिश और आपका जो आदि विलेजेस होता है, आदि चीफ्स होता है, वो लोग पहली बार एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है। तो ये पीस एग्रीमेंट साइन करने के वजह से बहुत लंबा समय तक, ठीक है, आपका ना ब्रिटिश और ना आदि विलेज के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बोथ द साइड ये एग्रीमेंट को रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा इंसिडेंट के वजह से आपका मीजुम मुमक यानी कि थर्ड एंग्लो आवर वार का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। आप लोग देखो, याद करो। नेक्स्ट, म्यूजम मुमक वार। नाउ रिमेंबर, ये जो वार है जिसको हम थर्ड एंग्लो वार बोलता है, ट्रीटी के बाद, आफ्टर द आपका जो ईयर होता है आफ्टर 1959 के बाद, सॉरी 19 बोल रहे हैं, 1859 के बाद 1894 में थर्ड वार होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बोमजिर आउटपोस्ट जो आपका दिबांग रिवर के सामने में है, वहाँ पे दो ऐसा तीन सिपोइस होता है जो बोमजिर आउटपोस्ट में है, वो लोग को आदि पीपल आके मार देता है, पादाम आदि इस लोग बोलता है। ठीक है, जिसकी वजह से पीस एग्रीमेंट ऑफ 1862 को मतलब बेसिकली वो लोग डिसऑनर कर दिया। दैट वाज द बेसिक रीजन। इसकी वजह से आपका ब्रिटिश का एक्सपेंशन दमरो विलेज के टुवर्ड्स आता है, जिसमें वो पादम आदिस्लो का विलेज को जलाया दिया जाता है। समझ गया? तो आप इसको कैसे याद करेगा? म्यूजम। नाउ रिमेंबर, म्यूजम मुमक करते समय में जो कैप्टन, जो इंचार्ज था, ही वाज जे एफ नीदम। ठीक है, नीदम। सो ये नीदम का नाम से निजम, निजम से म्यूजम, म्यूजम बोल के ऐसे नाम को प्रोनाउंस किया गया है। ठीक है, तो रिमेंबर, यहाँ में बेसिकली 3 सोल्जर्स को बोमजीर आउटपोस्ट में मारा जाता है बाय द पादम आदिस। इसके वजह से आपका ये जो आदिस लोग, ब्रिटिशर्स लोग, वो लोग इन्वेट करता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे दम्बुक का जो विलेज है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट प्रोवाइड करते हुए अराउंड 200 यार्ड लॉन्ग एंड 10 फीट हाई ब्लॉड जो बोल्डर्स होता है, उससे रास्ता को ब्लॉक कर देता है। फिर भी ब्रिटिश का सोफिस्टिकेटेड वेपन के वजह से वो लोग क्या करता है, सक्सीड करता है एंड अंदर घुस के बोमजीर, दाम्बुक, मिमिसिपो एंड सिलुक विलेजेस जो होता है, वो लोग को कंप्लीटली बर्न कर देता है। ठीक है, डन। उसके बाद आज का जो क्लास में हम फाइनल बैटल को देखेगा, पोजू मुमक, द फाइनल एंग्लो आवर वार, जो 1911 में होता है। ठीक है, सो 1911 में ब्रिटिश का एक एक्सपांशन स्टार्ट होता है, आबोर हिल एक्सपांशन। तो ये फेज में ना आवर, ना सिर्फ आवर, आपका मीरी हिल एक्सपांशन, मिसमी हिल एक्सपांशन, डिफरेंट एक्सपांशन वो स्टार्ट करता है विद द बेसिक टारगेट कि वो बाउंड्री लाइन को डेमार्केट कर सके, अपना एरिया को मार्क कर सके,
है ना? इसके बाद वो एरिया का जो बॉर्डर लाइन है उसका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो यही एक्सपांशन के समय में आपका जो फाइनल अबोर वार जो होता है, ये एक इंसिडेंट होता है जिसको आप मालूम है विलियमसन का जो इंसिडेंट होता है उसका मर्डर बेसिकली ये इंसिडेंट को एस्केलेट करता है। तब जाके पोजू मुमक यानी कि ये फोर्थ एंग्लो अबोर वार स्टार्ट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक गेकर याग्बो बोल के एक वार फोर्ट्रेस को आदिसुक बिल्ड करता है। एंड जब आपका मेजर जनरल बोवर अलोंग विद द फोर्स वो एंटर करता है, वो बेसिकली ये जो फोर्ट्रेस है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तब ब्रिटिशर्स लोग के अगेंस्ट में जितना भी आदिस लोग होता है वो लोग कैसे लड़ता है, वार में वो लोग बो एंड एरो को यूज करता है, पॉइजनस बो एंड एरो। ठीक है? बो एंड एरो मीन्स आप जानता है ना, पॉइजनस बो एंड एरो, यहाँ पे पॉइजन लगा के ब्रिटिशर्स लोग को अटैक करता है। इसीलिए पोजू बोलते हैं। पोजू का मतलब क्या है? एरो। एरो जिसमें पॉइजन डाला है उसको हम लोग पोजू बोलते हैं। तो पोजू मिमेक मतलब बो एंड एरो वार, इसलिए हम लोग पोजू मिमेक बोलते हैं। तब जाके ये वार को किया जाता है। ठीक है? तो ये वार का ना शुरुआत लाइक आई सेड ऑलरेडी आल्सो कि ये आपका मतमुर जामोलो का जो इंसिडेंट होता है, ठीक है? मतमुर जामो, लोमकोंग दारांग एंड बापुक, ये लोग तीनों मिलके ये लोग का जो इंसिडेंट होता है विलियमसन को लेके, उसके बाद एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स लोग आता है, ये लोग को कैप्चर करता है। और एज ऑफ नाउ अभी भी ये लोग को कैप्चर करके ये लोग का साथ क्या हुआ है इसका वेयर अबाउट्स नहीं है। लेकिन मतमुर जमा को हमारा गवर्नमेंट 1972 में ताम्रपत्र अवार्ड देता है एंड उसको रिकॉग्नाइज करता है एज अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है? डन। तो ये आपको याद करना है। ठीक है? कवांग विलेज में होता है। तो ऐसे तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है कि मतमुर जमो वो आपका किस तरह से उसका वार हुआ था, तो वो सब तो आप लोग देख लिया है। ठीक है? तो इतना याद रखो, पोजू मिमक मतमुर जमो का इंसिडेंट से स्टार्ट होता है इन द ईयर 1911। तो ईच वार का जो क्रोनोलॉजी है उसको आपको पढ़ना है। ओके? वो नेसेसरी है। लीडर कौन था ये भी पढ़ना होगा। ठीक है? सो नेक्स्ट जो क्लास है, ओके आप बोमजीर से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, है ना? सो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम नीनू 80 से स्टार्ट करेगा, एंग्लो वांगचू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ 1875 से। ठीक है? होगा, हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा आप बोमजीर से देख रहे हैं, तो बोमजीर में ये वार का जो पिलर है वो अभी तक है, रामपर में। बोमजीर में ये वार का पिलर को हम देखा नहीं है, लेकिन इसका स्टोन का पिक्चर डाला है ये वाला वार का, ये अभी तक है। ठीक है? इसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इसको, है ना? गकर याकबो वार पोर्ट्रेस। ठीक है? ये जो गकर याकबो अभी तक है क्या? होना चाहिए, अगर उसका पार्ट्स बीच से होना चाहिए शायद। ठीक है? तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा हम लोग कल करेंगे। कल 1 ओ क्लॉक से स्टार्ट करेगा, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो 1 ओ क्लॉक से हम कल नीनू 80 से स्टार्ट करेगा, एंग्लो वांगचू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है? डन? थैंक यू एवरीवन। ओके, दमबुक में है। ओके, हाँ, दमबुक में, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो कल का क्लास में हम लोग नीनू 80 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश से। डन? ओके, थैंक यू एवरीवन।